हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज का एक आर्टिकल है। तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस as CM objects to deviation from speech. Now this is going to be a very important article, पर हम इस आर्टिकल को आइसोलेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। We will try and connect dots. बहुत सारी चीजें लेटली गवर्नर के ऊपर हो रही हैं। गवर्नर की डिबेट जो है कि यहाँ तक तो देखिए ठीक है कि politicization of the post, एक्टिंग ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये सब कुछ तो हम सुनते ही हैं, लेकिन डिबेट इतनी एक्सटेंड हो चुकी है। देर आर सम सजेशंस के गवर्नर की पोस्ट को ही अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन GS2 में भी आ सकता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑन गवर्नर, तो गवर्नर पे आपको बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर करके जाना है। ओके तो बहुत सारी चीजें जो लेटली हो रही हैं, स्पेशली केरला के केस में हमने देखा था। केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो कैसे उन्होंने बताया कि जो वाइस चांसलरशिप है, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी की केरला स्टेट यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट करने हैं, उसमें काफ़ी जो सीएम के फेवरेट हैं, जो सीएम के नेपोटिस्टिक जो चॉइसेस हैं, उन लोगों को बेसिकली वाइस चांसलर्स बनाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो उसमें क्योंकि द गवर्नर आफ्टर ऑल हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो पहला पॉइंट वाइस चांसलरशिप के ऊपर, क्योंकि आपको ये बात पता है कि बाय डिफॉल्ट जो चांसलर होते हैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो गवर्नर होते हैं, और एक नेशनल यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये बात आपको पता है। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करने में एक्चुअल जो राइट है वो मेरा है। तो एक वाइस चांसलरशिप का एक इशू है। दूसरा, केरला की तरफ से हमारे पास जो इशू आया था, गवर्नर ने ये कहा था कि मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर लूंगा जो चीफ मिनिस्टर को छोड़ के बाकी मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में, उनसे। तो क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अलाउ ही नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, और फिर चीफ मिनिस्टर की सजेशन पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो प्लेजर तो गवर्नर का है ही नहीं, प्लेजर तो चीफ मिनिस्टर का है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी। तो देखिए रीसेंट अगर क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द रीसेंट डिबेट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये वाइस चांसलरशिप का एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर आप ये प्लेजर वाला एलिमेंट लिखेंगे। फिर जो हम तमिलनाडु के केस में देख रहे हैं लेटली, वो ये है कि सबसे पहली बात तो जो तमिलनाडु की सरकार है वो बहुत बार आपको ये बोलती दिख जाएगी कि द गवर्नर इज सिटिंग ऑन द बिल्स। गवर्नर इज सिटिंग, मतलब पॉकेट वीटो आप कह सकते हैं कि जो गवर्नर है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है केसेस, बिल्स को पास करने में, असेंट देने में या विदहोल्ड करने में, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे आप सरकार का एक बिल है तमिलनाडु की ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ, तो उन्होंने अभी तक उसको कुछ पास नहीं किया। फिर एंटाई नीट बिल, जो यूनानिमसली बार बार लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, पर इन वेन, क्योंकि अभी तक कुछ भी उस पर नहीं हुआ है, इट इज पेंडिंग ओनली। तो तमिलनाडु के केस में ये, लेकिन अब तमिलनाडु में हमें कुछ और भी देखने के लिए मिल रहा है। ये तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि जी, उन्होंने वॉकआउट किया है। हम इस इशू को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि तमिलनाडु के गवर्नर ने एक राजभवन में कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी। काशी तमिल संगमम चल रहा है ना, उन्हीं के फैसिलिटेटर्स और ऑर्गेनाइजर्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी पूरे हमारे भारत पे अप्लाई होता है, तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो तमिलनाडु मानता ही नहीं है उसमें। उनका कहना था, इनकी हैबिट बन चुकी है, RN रवि जी का ये कहना था कि इन तमिलनाडु दिस इज सॉर्ट ऑफ बिकम अ हैबिट ओनली, कि जो भी भारत जिस तरफ जा रही होगी ये अगली तरफ चल पड़ते हैं। तो व्हाट ही वाज सेइंग इज कि जो तमिल सब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो उन्होंने एक प्रपोज किया कि तमिलनाडु की जगह क्या कहना चाहिए, तमिलगम होना चाहिए। जो तमिलनाडु का नाम तमिलगम कर देना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में नाडु वर्ड है, और नाडु का मतलब होता है सॉवरेन नेशन, खुद में नेशन, इनका ये कहना था। ऑल्दो बहुत सारी तमिल जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है वो ये कहती है नाडु का मतलब बाउंड्री होता है। वो बाउंड्री जहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाएगी उसे तमिलनाडु कहते हैं। तो
बेसिकली जो तमिलनाडु के लोग हैं और जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है वो ये कहती है, लेकिन आर एन रवि जी ने ये कहा था दैट आई प्रपोज तमिल गम एज, तो फिर बहुत सारे हमने प्रोटेस्ट देखे, डीएमके और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब ने कहा कि आपका तो जॉब ही नहीं है नाम सजेस्ट करना, आप नाम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, तो एक डायमेंशन अब ये ऐड हो गया। अब हम देख रहे हैं बेसिकली चौथा डायमेंशन जो आज की न्यूज़पेपर में आया है, कि आप ये जानते हैं जब असेंबली शुरू होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जब पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट एड्रेस देते हैं तो प्रेसिडेंट खुद नहीं लिख के आते स्पीच, वो सरकार लिख के देती है। एक्चुअल में प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती। जब भी आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखें तो आप अगर वहां पे लिखा है दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज ऑलमोस्ट नो डिस्क्रिशनरी पावर। आई से आप ब्लाइंडली उसको गलत मार्क कर सकते हैं। तो वो एड्रेस भी जो दे रहे हैं, वो जो स्पीच भी बोल रहे हैं प्रेसिडेंट एड्रेस करते हुए एक हाउस को, तो वो भी सरकार लिख के देती है, ठीक है, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते। वैसे ही गवर्नर को भी यहाँ पे जो आर एन रवि जी को स्पीच लिख के दी गई थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दी थी। तो आर एन रवि जी ने क्या किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ही स्किप्ड अ पैराग्राफ। उन्होंने क्या किया, वो स्पीच तो बोल रहे थे एड्रेस देते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ चीजें स्किप कर दी जो स्पीच में लिखी हुई थी। जैसे उसमें से किलारिज्म के बारे में लिखा था, उसमें बहुत सारे लीडर्स जो काफी ज्यादा तमिलनाडु इंडोर्स करती है, पेरियार, बी आर अम्बेडकर, के कामराज, सी एन अन्नादुराई, है ना, तो इन लोगों का नाम था, करुणानिधि, तो इन्होंने ये भी स्किप कर दिया। साथ ही में उसमें स्पीच में एक और रेफरेंस था, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि उसमें द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में भी एक मेंशन था, जो काफी ज्यादा डीएमके प्रमोट करती है, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने स्किप कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक टसल शुरू हुआ। तो फिर एम के स्टालिन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया इनकी इस स्किप जो इन्होंने सब कुछ किया उसके खिलाफ। उन्होंने बोला कि उस रेजोल्यूशन में ये लिखा था कि एक्चुअल में जो असेंबली के रिकॉर्ड में जाएगा वो वही जाएगा जो स्पीच हमने लिख के दी थी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की थी, जिसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ, ठीक है, तो असेंबली के रिकॉर्ड में वो जाएगा। इसीलिए जब ये रेजोल्यूशन इनके खिलाफ अडॉप्ट किया गया, इनकी स्पीच के खिलाफ अडॉप्ट किया गया, तो आर एन रवि जी ने एक वॉकआउट किया। तो फोर्थ डायमेंशन क्या है कि स्पीच जो एड्रेस का फॉर्मेट है, और एड्रेस में से आप कुछ स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तमिलनाडु की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी स्पीकर ने ऐसा किया, किसी गवर्नर ने ऐसा किया है। ऑल्दो हमारे पास केरला के कुछ ऐसे पास्ट के इंस्टेंसेस हैं 1900 सॉर्ट ऑफ टाइम के, पर तमिलनाडु में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके, सो हमने पहला डायमेंशन जो डिस्कस किया था वो वाइस चांसलरशिप का था। दूसरा डायमेंशन लेटली, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, तो आपको वाइस चांसलरशिप के बारे में लिखना है। आपने क्या प्लेजर विड्रॉ कर सकता है एक गवर्नर के, नहीं कर सकते किसी मिनिस्टर से। तीसरा आपने डायमेंशन लिखना है कि क्या कैन यू सजेस्ट अ पर्टिकुलर नेम, है ना, कि स्टेट का नाम ये होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है, कैन यू गो बियॉन्ड योर ड्यूटी। ओके, तो और चौथा डायमेंशन ये बेसिकली कि जो स्पीच है ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। बाकी तो जो आप स्टैटिक मटेरियल प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, वो तो आप लिखेंगे कि दिस आर्टिकल सेज दिस एंड ऑल ऑफ दैट, कि वो असेंट देते हैं, विदहोल्ड करते हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट वाला कहाँ से आ जाता है कि ये रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए एक बिल पे। तो वो सब कुछ आप प्रिपेयर करेंगे, पर हमें रीसेंट ट्रेंड्स डिस्कस करने थे। ऑलराइट, इसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द इंडियन डायस्पोरा। ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर पे या हर साल इंडियन डायस्पोरा पे एक क्वेश्चन आया है, और इस बार के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने प्रवासी भारतीय दिवस को फिजिकल फॉर्म में होल्ड किया है, और काफी पॉम्प के साथ मिस्टर मोदी की कल की स्पीच आप सुन सकते हैं। इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड, और उसमें जो जो चीजें उन्होंने बोली, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लीज, दिस इज माई सिंसियर सजेशन टू यू, कि आप व्हाट यू कैन डू इज, आप प्लीज इस मैप को बना के खुद के पास रखिए। आप इंडियन एक्सप्रेस फिजिकल फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसकी आप एक कटिंग लेके खुद के पास रख सकते हैं। ड्रॉ दिस मैप एज इट इज इन द पेपर। यहाँ पे आप कम से कम 4-5 स्टेट्स के डेटा भी लिख सकते हैं। पूरा आपने मैप बनाया, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा टॉप यूनाइटेड स्टेट्स का 44 लाख लिख सकते हैं कि हमारे इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। फिर आप यूएई में लिख सकते हैं कि 34 लाख रह रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स बनाइए, यूएई बनाइए, और सऊदी अरेबिया में 26 लाख, क्योंकि ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये 3 स्टेट्स इन द सेंस आई से नेशन स्टेट, यानी कि कंट्रीज, ठीक है, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स,
UAE एंड सऊदी अरेबिया। तो ये तो आपने इसको डेटा इन तीनों को तो लिखना ही है, बाकी ऑफ कोर्स आप डॉट्स बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज बनाइए। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको, देखिए इंडियन डायस्पोरा पे कोई अच्छा मटेरियल है ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ते हैं आप? ये जो विजन आईएएस की मैगजीन्स में आ रहा है, विजन आईएएस की मैगजीन आई डू नॉट नो किस मंथ की, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। हमने उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की इंडियन डायस्पोरा के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है, काफ़ी सारे सजेशंस दिए हैं कि जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जाते हैं फॉर एग्जांपल कतर में या फिर ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए, वो तो नहीं हमें दिखते ना प्रवासी भारतीय दिवस पे। तो हम जब कह रहे हैं कि हमारे लोग है ना भारतीय, तो वो भी हैं। तो फिर उस कमेटी ने कोई एक सजेशन दी थी, हमने उस कमेटी की रिपोर्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप प्लीज विजन आईएएस की मैगजीन्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे भी उसको छोटा सा एक्सर्प्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा मैटर ऐसा है जो आपको कहीं भी अगर नहीं मिलेगा तो आप एज इट इज यहाँ से पॉइंटर्स लेके लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या लिखेंगे आफ्टर ऑल, खुद सोचिए। अगर इंडियन डायस्पोरा पे आया तो आपको ऑफकोर्स जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो आपने ये बना दिया, मैप बना दिया। फिर उसके बाद आप फिर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे कि 4 वेव्स में बेसिकली इंडिया की इमिग्रेशन हुई है, ठीक है। पहले आपने फिर ये लिख दिया, फिर उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें जो आप अपनी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, एनआरआई होता है, ओआईसी होता है, पीआईओ होता है, ठीक है। फिर इतना लिख दिया, और क्या लिखेंगे? जोग्राफिकल स्प्रेड तो हमने बात कर ली। फिर आप ऑफकोर्स आप एक इकोनॉमिकल टिल्ट दिए बिना आंसर कंप्लीट होता ही नहीं, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे कोई भी हो, है ना। इस तरह का जो इंटरनेशनल रिलेशन, रेमिटेंस, तो सबसे बड़ी चीज ही रेमिटेंस हुई है अभी रिसेंटली, तो आप रेमिटेंसेस लिखेंगे जो भारत को मिलती हैं हमारे अब्रॉड में रहने वाले साथियों से, ठीक है। तो फिर आप और साथ ही में और क्या लिख सकते हैं? दैट दे आर डूइंग ग्रेट, है ना, दे आर डूइंग ग्रेट देयर। बहुत सारे यूएस के, बहुत सारे यूके के जो इंडियन लोग हैं जो वहाँ पे आज बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे हैं। सम पीपल आर एमपी, सम पीपल हैव गॉटन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपने अंडर, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में ऑफ कोर्स आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की क्या वो है सजेशंस हैं कि इसको और इंक्लूसिव कैसे बनाया जा सकता है। उनको भी तो आप वो प्राइड दीजिए कि आप भारत को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी तरह की जॉब करने गए हो कोई बाहर, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे, तो एक होलिस्टिक आंसर मिल जाता है आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन्ड सेक्शन से। ऑलराइट, तो अब 17th, अब देखिए एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अभी तो खैर जो इवेंट्स है ना दे आर ऑन गोइंग, 8 से 12 तक के इवेंट्स होने हैं। पहला यूथ वाला हुआ था, वो हमने 8 जनवरी को देखा था। तो हमने यूथ से रिलेटेड डिस्कस किया था कि कैसे द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर द यूथ जो बाहर पढ़ने जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो हमने ऑस्ट्रिया के साथ अभी मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन की, राइट, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा अभी। और हम यूके के साथ यूथ वीजा रजीम, है ना, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। उस तरह के एग्जाम्पल्स लिखिए। और हम यूथ के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कनेक्ट सबसे ज्यादा जो खो सकता है ना वो यूथ है। इसीलिए बहुत जो हमारी इंडिया की सारी एम्बेसीज ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में जो है वो बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स, गरबा नाइट्स, दिवाली नाइट्स, है ना, और योगा क्लासेस, ये सब कुछ होल्ड करती है ताकि दे नेवर लूज कनेक्ट विद इंडिया। तो यूथ में आप ये लिखेंगे। अभी इवेंट्स खत्म नहीं हुए हैं, हर दिन का आप सब कुछ जो एक्सर्प्ट है, जो मेजर पॉइंटर्स निकले, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सूरीनाम और गयाना, है ना, इनके प्रेसिडेंट्स आए थे। तो जो भी बात हुई मैन्युफैक्चरिंग की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो आप कुछ कुछ यहाँ से एक्सर्प्ट लिख सकते हैं। तो आप प्लीज कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू इट, स्पेशली मेंस में। जैसे ग्लासगो में जो भी मिस्टर मोदी ने कहा था, दैट पॉप्ड अप इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पेपर ऑफ यूपीएससी का मेंस, चाहे वो GS3 के परस्पेक्टिव से आया, GS2 में आया, है ना। तो हर दिन का आप जो मेजर पॉइंटर्स हैं वो बना के रखिए, कम से कम 10-15 पॉइंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ है एक्चुअली 17th प्रवासी भारतीय दिवस में, ठीक है। तो ये मेरी सजेशन है आपको, ओके। तो फाइनली जब 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन को इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उन्होंने बोला जो भारतीय ओवरसीज रह रहे हैं दे आर एक्चुअली द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया ऑन द फॉरेन सॉइल। ओवर द इयर्स द कॉन्वेंशन, देखिए ये कॉन्वेंशन शुरू कब हुआ था? 2003 में शुरू हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू किया था। पर ओवर दीज इयर्स ऑफ कोर्स साइज में, स्कोप में काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है प्रवासी भारतीय दिवस। स्पेशली अगर हम देखें 2015 में जब मिस्टर मोदी एक्चुअली took the government,
तो फिर मतलब 2015 में क्या हुआ, 2015 तक इट वाज एन एनुअल इवेंट, 2015 के बाद ये बाइनियल इवेंट बन चुका है। बाइनियल इन द सेंस हर 2 साल में एक बार होता है। लेकिन एक और चीज, एक फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रेलेंस के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि इसका जो फिजिकल फॉर्म है वो 4 साल बाद होता है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में जो एक इवेंट प्रॉपर ऐसा इस तरह का, वो 4 साल बाद, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। दी ऑनगोइंग प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन इन इंदौर इज द 17th एडिशन ऑफ द इवेंट। और आप जानते हैं जनवरी 9 को क्यों बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जनवरी 9 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से आए थे। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये पहले प्रवासी थे जो फ्रीडम फाइटर बने, राइट। तो ये चीज आपको पहले इन द सेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने एक और चीज आपको बताई थी मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी, अगर आपका GS1 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो यहाँ के, उन्होंने तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ही, पर बहुत सारे प्रवासी इंडियन फाइटर्स ने भी दिया था, ठीक है। तो आप बहुत भिकाजी कामा के बारे में लिखेंगे, आप महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे, आप दादा भाई नौरोजी के बारे में लिखेंगे। यू वुड ऑल्सो राइट श्याम कृष्ण वर्मा जी के बारे में, जिन्होंने इंडिया हाउस एस्टैब्लिश किया था। तो बहुत सारे इस पे आप कंटेंट प्रिपेयर करके जाइएगा, ओके। तो ये, लेकिन ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी तो 1915 की स्टोरी हमें पता चलती है, पर जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन माइग्रेशन है वो काफी पुरानी है, ठीक है। 20 साल महात्मा गांधी जी वहां पे रह के आए थे। सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपैट, द टर्म डायस्पोरा ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द ग्रीक वर्ड डायस्पीरो which means dispersion, यानी कि फैलना, ठीक है। तो बेसिकली द इंडियन डायस्पोरा has grown many fold since the first batch। तो फर्स्ट बैच एक्चुअली क्या हुआ था, आप ये जानते हैं, आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गिरमितिया अरेंजमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये गिरमितिया अरेंजमेंट क्या थी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप फर्स्ट वेव लिखें, फर्स्ट वेव बेसिकली जो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे हुई, वो वाली वेव की हम बात करें तो फर्स्ट वेव इज ब्रिटिश इंडिया के टाइम वाली। तो व्हाट इज गिरमितिया एक्चुअली, आप एक इंग्लिश का वर्ड है अग्रीमेंट, है ना, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो वाला अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का ही करप्टेड वर्जन है गिरमितिया, ठीक है। तो अग्रीमेंट से आप समझ रहे ना, ऐसा डिराइव हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडेंचर्ड लेबर्स यहाँ से गए, इंडेंचर्ड लेबरर्स, वो गिरमितिया अग्रीमेंट के तहत गए थे। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्या हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर में 1833 में स्लेवरी बैन हो गई थी, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लेकिन उनको लेबर शॉर्टेज हो गई। उनको जो ईस्ट पैसिफिक रीजन हैं, करीबियन आइलैंड्स हैं, तो आप फिजी जानते हैं, स्पेसिफिकली फिजी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उनसे हमारा एक हिस्टोरिकल कनेक्ट है, क्योंकि फिजी आइलैंड्स में बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि हम इतनी इतनी डेवलपमेंट करेंगे, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। काफी उन्होंने स्टेक्स हाई लगा दिए थे फिजी के ऊपर, लेकिन अब कहाँ से करेंगे, कैपिटल है नहीं, लेबर है नहीं। तो फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया थी वहां से उन्होंने लेबरर्स वहां पे भेजने शुरू किए, ओके। तो एक्चुअल में जो शुरू हुआ भारत से, वो 1879 में शुरू हुआ था। 1879 से फिजी आइलैंड्स वगैरह जैसी जगहों पे, करीबियन आइलैंड्स, ईस्ट पैसिफिक की और रीजन्स में बेसिकली ये सारे यहाँ से इंडेंचर्ड लेबरर्स गए थे, ठीक है। तो गिरमितिया क्या थी, एक अग्रीमेंट उन्हें बताया जाता था कि यहाँ पे मतलब ऐसा था ना कि बहुत फेमाइंस वगैरह ये सब कुछ चल रहे थे, तो लोग थोड़ा एस्केप भी करना चाहते थे और पैसा भी नहीं था। तो उनको एक अग्रीमेंट बताते थे, बड़ी ही अट्रैक्टिव अग्रीमेंट। उनको बोला जाता था कि देखिए कुछ नहीं है, आपको बस 5 साल के लिए हम भेज रहे हैं, ठीक है। 5 साल उस अग्रीमेंट पे लिखा होता था कि क्या टर्म्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस अग्रीमेंट के, 5 साल उस पे लिखा होता था। और फिर उसके बाद आप अपने एक्सपेंस पे वापस आ सकते हो 5 साल के बाद। और अगर आप 10 साल रह लोगे तो हम आपको अपने एक्सपेंस पे वापस लेके आएंगे भारत में। फिर आपको 9 घंटे काम करना है प्रतिदिन, संडे को नहीं करना 9 घंटे, ठीक है। और आपको हर सैटरडे के सैटरडे आपकी जो जॉब की पेमेंट होगी वो वेजेस मिल जाया करेंगी, है ना, पूरे हफ्ते की सैटरडे के सैटरडे मिला करेंगी। और ये बड़े ऐसे मेडिकल सप्लाईज होगा, फूड राशन कितना मिला करेगा, ये सारी चीजें उनको मतलब ऐसे बहुत लाभदायक बताया जाती थी। और दो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो ये बताती हैं कि गिरमितिया अग्रीमेंट कभी भी फॉलो नहीं किया गया था। वहां ले तो गए थे बहुत बहुत टाइम तक, तो स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट ही नहीं मिली थी, बस काम करवाते रहते थे। तो इट वाज लाइक अ स्लेवरी ओनली। इनके तो यहाँ अबॉलिश होगी, पर हमें इन्होंने समझा हुआ था, ठीक है। तो पहला जो बेसिकली आप समझ सकते हैं वेव, वो ये थी जो गिरमितिया अग्रीमेंट के तहत गई। तो यू विल राइट दिस, 19th एंड अर्ली 20th century saw thousands of Indians shipped to those countries to work on plantations in British colonies which were reeling under a labor crisis, okay। तो फिर जो सूरीनामीज के प्रेसिडेंट ने अभी बोला कॉन्वेंशन को एड्रेस करते हुए कि इस माइग्रेशन के बारे में उन्होंने रेफर किया
कि 2023 एक्चुअली मार्क्स द 150th ईयर ऑफ द फर्स्ट सच जर्नी ऑफ इंडियंस टू सूरीनाम। तो आप जान सकते हैं कि सूरीनाम हो गया, गयाना हो गया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे माइग्रेशन हुआ था इसके आसपास एज पार्ट ऑफ द सेकेंड वेव। अब हम सेकेंड वेव पे आ गए, फर्स्ट वेव हमने डिस्कस कर ली। सेकेंड वेव क्या है? सेकेंड वेव की जो माइग्रेशन थी वो सिंगापुर में गई थी और मलेशिया में गई थी टू वर्क इन फार्म्स। ओके, 20 लाख इंडियंस गए थे। थर्ड और फोर्थ वेव एक्चुअली क्या थी? इसमें प्रोफेशनल्स बेसिकली जो पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर्स है ना, दे हेडेड टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड गल्फ और वेस्ट एशिया में जब ऑयल बूम हुआ, ठीक है, तो बहुत सारी जॉब्स आई। तो ये थर्ड और फोर्थ जो बेसिकली वेव हुई माइग्रेशन की, इट वाज दिस प्रोफेशनल्स बेसिकली, वेरियस क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक पॉलिटी है, ये सब कुछ आप सिटीजनशिप वगैरह वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, तो आई वुड रन थ्रू इट क्योंकि इतना कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो ओवरसीज इंडियंस हैं वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई। देखिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भारतीय सिटीजन ही है पर यहाँ रहते नहीं, नॉन रेजिडेंट बट इंडियंस। ओके, तो जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, बस इनको खुश करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोल दिया है, ठीक है। तो एनआरआईज और इंडियंस हु, ओके, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। जो पीआईओ कैटेगरी है ये 2015 में अबॉलिश हो गई है, इट हैज बीन मर्ज विद द ओसीआई कैटेगरी, लेकिन जो पीआईओ कार्ड्स हैं वो दिसंबर 31 2023 तक वैलिड हैं। उसके बाद जिनके पास पीआईओ कार्ड है उनको फिर ओसीआई कार्ड लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी। अब देखिए ये ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो अगेन आपके बेसिक्स जज करने के लिए, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है तो मे भी ये पूछा जा सकता है कि दे विल एक्सपायर ऑन December 31, 2023। यू नेवर नो, राइट? ऐसी कुछ भी पॉम्पस सा बनाने के लिए क्वेश्चन को यूपीएससी कैन पुट दिस डेटा अप। अकॉर्डिंग टू द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, PIO refers to a foreign citizen। अब देखिए PIO में एक फॉरेन सिटीजन ही होता है, पर वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में नहीं हो सकता, बांग्लादेश में नहीं हो सकता, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इनको छोड़ के जो कंट्रीज हैं और वहां का फॉरेन सिटीजन जिसने कभी अपनी लाइफ में इंडियन पासपोर्ट को होल्ड किया था, या फिर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे बॉर्न हुए थे इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो PIO कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है, हु इज द स्पाउस ऑफ अ सिटीजन। अगर आप बेसिकली किसी ऐसे इंसान के पति या पत्नी हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर PIO है ना, उस वो भी PIO है तो आप भी PIO बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अ सेपरेट, मतलब ऑफ कोर्स आपको कार्ड लेना पड़ेगा। सेपरेट कैटेगरी ऑफ OCI वाज कार्व्ड आउट। ओके, नो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए था। नंबर्स एंड जोग्राफिकल स्प्रेड, तो अकॉर्डिंग टू बेसिकली अगस्त 22 की 2022 की जो रिपोर्ट है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने बोला है कि दिसंबर 31 2021 तक ये डेटा आपको एज इट इज छापना है कि 4.7 करोड़ इंडियंस आर लिविंग ओवरसीज। ओके, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसमें NRIs भी आते हैं, इसमें PIOs भी आते हैं, OCIs भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स वाला कैटेगरी हटा दें तो नंबर इज 3.22 करोड़। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी काफी हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट prepared by the International Organization for Migration under the United Nations, India has the largest immigration population in the world। इमिग्रेंट पॉपुलेशन, तो देखिए आप खुद सोचिए जब पूरे संसार में से सबसे ज्यादा इमिग्रेंट पॉपुलेशन ही भारत की, तो प्रवासी भारतीय दिवस तो बहुत ही शानों से बेसिकली बनाना चाहिए, क्योंकि है ही इतने सारे लोग हमारे जो बाहर रह रहे हैं। ओके, तो मेकिंग इट द टॉप ओरिजिन कंट्री फॉलोड बाय मेक्सिको। हमारे बाद मेक्सिको है जिससे सबसे ज्यादा इमिग्रेशन हो रही है, फिर उसके बाद रशिया है, फिर चाइना है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के बाद मेक्सिको है, फिर रशिया है, फिर चाइना है। नंबर शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट in parliament in 2022 show that the geographical spread of India। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोग केवल UAE में जाके बसे हुए हैं। हमारा जो, आप खुद सोचिए, फिजी आइलैंड में भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो हर जगह है ही, आपको फिनलैंड, स्वीडन हर जगह मिलेंगे, हर जगह, ठीक है। तो वही चीज है, जो स्प्रेड है इंडियन डायस्पोरा का, इट इज वास्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे बेसिकली वो कंट्रीज दिखाई हुई हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा ओवरसीज इंडियंस हैं, ठीक है। तो बाकी तो सोचिए, मतलब कम मात्रा में भी हर जगह आपको, हर कंट्री में ऑलमोस्ट कोई ना कोई भारतीय दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे ऑफ कोर्स कनाडा में भी 16.8 लाख है, बाकी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यूके में 17.6 लाख है,
कुवैत में 10.2 लाख है, म्यांमार में भी 20 लाख है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, रेमिटेंसेस। अब देखिए रेमिटेंसेस, अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें जो अभी रिसेंटली आई थी, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं वाइटल सोर्स होता है हाउस होल्ड इनकम के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से जॉब के लिए वहाँ जाते हैं, अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसी तरह के, इसीलिए हाँ यहाँ की हाउस होल्ड इनकम के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो अगर हम लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की बात करें, जिसको नवंबर 2022 में रिलीज किया गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिंगल कंट्री, जो भारत है, it is on track to receive more than 100 billion in yearly remittances. तो this is huge, okay? मतलब 100 बिलियन से ज्यादा सिर्फ रेमिटेंसेस के फॉर्म में भारत में आ रहा है। और ये सारे के सारे जो मोस्टली आप कह सकते हैं कोई इंजीनियर है, मतलब एवरीबडी इज इनटू दिस स्किलफुल वाली चीज है ना। तो आपको याद होगा हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि डेवलप्ड इंडिया में किस पे फोकस करना चाहिए, तो स्किल्स पे, इस तरह की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बेसिकली बहुत डिमांड है। ओके, द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट नोट्स दैट इंडिया, चाइना, मेक्सिको, द फिलीपींस एंड इजिप्ट। ओके, तो क्या है यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, रेमिटेंसेस के टर्म्स में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन रिसीव कर रहा है, नंबर 1 पे है इंडिया, नंबर 2 पे है चाइना, अब यहाँ पे नंबर 3 मेक्सिको। तो ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रेमिटेंसेस वाला तो सबको याद ही होता है, इंडिया के बाद चाइना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट अमंग द टॉप 5 रिसिपिएंट कंट्रीज। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 2020 का डेटा देख रहे हैं हम, क्योंकि इस बार तो डॉलर 100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन उससे पहले डॉलर 83.15 बिलियन, चाइना का डॉलर 59.51 बिलियन था, मेक्सिको हम फिर भी आसपास हैं, लेकिन इजिप्ट और हम में तो बहुत ही डिफरेंस है। इजिप्ट, फिलीपींस और भारत में देखिए कितना, तो दे आर डिस्टेंट फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं involvement in politics, the vocal political positions taken by a section of Indian diaspora, particularly in the US and UK, is a fairly recent phenomenon. तो जैसा कि हमने देखा है, वो अपने लेवल पे बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज की डेवलपमेंट में भी, ठीक है। डेवलपमेंट स्टोरी, ओके। अब यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो बाहर के कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, मिस्टर मोदी ने कल अपनी स्पीच में बोला था, इफ़ यू हैव वॉच्ड इट, प्रवासी भारतीय दूरदर्शन नेशनल पे आता है, तो उसमें बेसिकली क्या बताया हुआ था मिस्टर मोदी ने, उनकी सजेशन थी कि यू प्लीज़ डॉक्यूमेंट इस तरह की जो सक्सेसेस हमारे यहाँ से लोग जाते हैं बाहर, इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और कुछ अलग ही जिसे यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। तो ये उनका सजेशन था। चार्जेस ऑफ बायस, तो अगर वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट वाज ऑफ कोर्स सजेस्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। चार्जेस ऑफ बायस, अब ये है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन, ये अगस्त 22 की रिपोर्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कन्वेंशंस होते हैं जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन, तो आप एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ डायस्पोरा को जो अमीर नहीं है, कौन आते हैं आप खुद सोचिए, प्रवासी भारतीय दिवस अभी ये हुआ, इतने सारे अमीर लोग थे ना जो इतना अफोर्ड करके यहाँ पे आए, या फिर कोई किसी कंपनी का सीईओ है, या मतलब बहुत ज्यादा रिच लॉट आप कह सकते हैं आता है। तो बहुत सारे लोग तो रिच नहीं है ना, मैक्सिमम लोग रिच नहीं है बाहर जो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लो या सेमी स्किल्ड या ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, दे डू नॉट फाइंड प्लेस, या फिर अगर वो आएंगे भी इस तरह की सेलिब्रेशंस में, दे वुड नॉट फील कंफर्टेबल, बिकॉज एवरीबडी, हर कोई पटर 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 इंग्लिश बोल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे वुड फील इन्फीरियर। तो ये चीज़ है which of course needs to be dealt with, participation, involvement इन चीज़ों पे, broad accommodation, जो vulnerable sections है हमारे डायस्पोरा कम्युनिटी के, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए मैंने इस आर्टिकल की हेडलाइन को क्यों हाईलाइट किया है, What is the new Alzheimer's drug given fast track FDA नोट, आपको बस इसमें इतना जानना है, अगर प्रेलिम्स में, क्योंकि प्रेलिम्स डज दिस अ लॉट के ये दो वर्ड्स, व्हाट आर दीज टू वर्ड्स, है ना। तो अगर लिखा हुआ है कि लेकिनामैब और एडुकानुमैब, बेसिकली ये जो क्या है ये दोनों वर्ड्स, तो उसमें फिर 3-4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो दे आर ड्रग्स फॉर एल्जाइमर्स, कि बहुत रीसेंट है 2021-22 में ही ये दोनों बेसिकली ड्रग्स को अप्रूव किया गया है फाइनल ट्रायल्स के लिए। तो आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए।
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद होगा हमने एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस की है बहुत ही डिटेल में कि कैसे जोशी मठ का जो केस है, व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट हैज टू बी द शॉर्ट टर्म मेजर होना चाहिए रिहैबिलिटेशन. पहले तो आप ह्यूमन ट्रेजेडी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और उनको सेफ लोकेशंस पे लेके जाइए. फिर दूसरा मेजर होता है रीसेटलमेंट का, कोई सेफ लोकेशन ढूंढ के उनको परमानेंटली रीसेटल कीजिए वहां पे. फिर तीसरा मेथड है लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे कि आप माइक्रो जोनेशन असेसमेंट कीजिए. अच्छा, दिस इज द मास्टर प्लान, हियर कंस्ट्रक्शन शुडंट बी डन, इस यहाँ पे लार्ज रिजॉर्ट्स नहीं बन सकते, यहाँ पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती है, एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर केस स्टडी आती है यहाँ पे हम दो एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस करेंगे आज. ओके, एक तो ये है जो अभी हम देख रहे हैं, अमिड रेन एंड स्नो अलर्ट, चमोली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स अप डोर टू डोर सर्वे इवैक्यूएशन. तो इट इज ऑलवेज गुड कि हम देखें जब इस तरह का कुछ कलामिटी है तो, या फिर कोई भी दिक्कत है, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रही है, और हम देखेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या, और यहाँ से एग्जैक्टली आपको वही नहीं घिसे पिटे हम कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, पता है नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन में करेंगे क्या. ठीक है, तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल आंसर्स हैं वो लिखिए, उसी पे मार्क्स मिलते हैं. इतनी लंबी कहानी जिसमें आप 4 के 4 पेज 5 पेज भर रहे हैं और लिख रहे हैं 2-3 पेज में है बस गिने चुने गिनती के 5 पॉइंट जो सही हैं, जो ठोस हैं, जिससे सच में कुछ हैंडल होएगी कोई सिचुएशन. ओके, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो क्योंकि आप जानते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है जोशीमठ एरिया, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने डोर टू डोर सर्वेस कंडक्ट किए. जहाँ पे पॉइंट बनना होगा मैं आपको बता दूंगी, डू नॉट वरी. डोर टू डोर सर्वेस कंडक्ट किए हैं हाउसेस के, कहाँ पे कितना बड़ा क्रैक है, 1-1 मीटर तक का क्रैक है, बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग. तो और जो डेंजर जोन है, तो आई वुड टेल यू कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है. ओके, तो पहले तो देखिए आप ये लिख सकते हैं कि जो कई होटल्स हैं, कई बहुत बड़े रिजॉर्ट्स हैं जो टिल्ट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना. अगर केस स्टडी में ही ऐसा दिया हुआ है, वी हैव सीन 2 होटल्स, क्योंकि केस स्टडी यहीं से बनती है जो एक्चुअल में हो रहा है, तो वी सॉ 2 होटल्स विच आर टिल्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो फिर आप इनको तो डिमोलिश करना ही पड़ेगा एक सेफ मैनर में. तो वहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है. ठीक है, दीज 2 होटल्स आर मैसिव स्ट्रक्चर्स एंड देयर आर अदर स्ट्रक्चर्स बिलो देम, सो अ सेफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स इज मैंडेटरी, क्योंकि उनके नीचे भी तो बड़े सारे छोटे छोटे और कंस्ट्रक्शंस हैं. तो इन्होंने क्या किया है, दिस यू कैन राइट, उन्होंने पूरे एरिया को 3 जोन्स में डिवाइड किया है. एक डेंजर जोन, एक बफर जोन, एक सेफ जोन. ठीक है, आप समझ रहे हैं ना. तो अगर आप डेंजर जोन का कुछ भी होगा वो बफर जोन में थोड़ा तो इम्पैक्ट करेगा ही ना, तो इसीलिए 3 बेसिकली रंग्स में इसको डिवाइड किया गया है. दिस यू कैन राइट. ओके, बहुत सारे तरह की केस स्टडीज में आप लिख सकते हैं इस तरह के आंसर्स को. ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टिंग सर्वेस टू असेस द डेंजर एंड बफर जोन्स इन द एरिया, वी कैन नॉट बी एंटायरली श्योर ऑफ द सेफर जोन्स बिकॉज इवन द एडजेसेंट वंस. ओके, तो ये सारी चीजें पहले क्या करेंगे, क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट नेबरिंग एरियाज पे भी हो जाता है. दिस इज वेयर वी नीड टू, ओके, वी आर शिफ्टिंग पीपल. तो पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले शिफ्ट कर दिया है अभी जितने भी लोग हैं किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे जहाँ पे अभी टेम्परेरी लेवल पे. ठीक है, तो पहला तो रिहैबिलिटेशन में यही हुआ है. रीसेटल में ये लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज हैं, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज में बेसिकली इनको, तो अब देखिए आपको याद होगा जो सीएम है उत्तराखंड के मिस्टर धामी, उन्होंने क्या कहा था कि पीपल कोटी एक जगह है जहाँ पे हम फाइनल रीसेटलमेंट करेंगे. लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पता लगाया है कि आप खुद सोचिए अब ये क्या कर रहे हैं डोर टू डोर सर्वेज में जाके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट. ओके, इस तरह की चीज़ें सोच के देखिए. जब आप लोगों को किसी क्लैमिटी हिट रीजन से, जो क्लैमिटी अभी हुई नहीं है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है, तो जब आप उनको वहां से रीसेटल करेंगे कहीं और बिल्कुल, तो वो अब काम कर रहे हैं 50-50 साल से, एक इंसान किसी काम को किसी लाइवलीहुड मेजर में इन्वॉल्व है जो जोशीमठ के आसपास है. अब पीपल कोटी 1.5 घंटा दूर है. ठीक है, तो आप ये जो ऐसी सेफ लोकेशन जो आप परमानेंटली रीसेटल करने के लिए ढूंढ रहे हैं, फिर आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है. ओके, आपका लाइवलीहुड क्या है. ठीक है, तो आपका लाइवलीहुड सोर्स क्या है, तो फिर आप वो जगह ढूंढेंगे ना. पीपल कोटी 1.5 घंटा दूर है, 1.5 घंटा रोज कोई आएगा कैसे अपना काम करने के लिए. तो ये दे आर कीपिंग इन माइंड, सो दे आर आस्किंग एंड दे कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट कि ऑक्यूपेशन क्या है, इसीलिए अभी दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे रीसेटलमेंट हो सके परमानेंट. ओके, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है. देयर इज नथिंग मच हियर. ओके, सो आई होप यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिले. एक तो इन्होंने एरिया को डेंजर,
डेंजरस और बफर और सेफर लोकेशंस में डिवाइड किया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहा है, आप रीसेटलमेंट कीजिए, जब ये डोर टू डोर सर्वेज आप कर रहे हैं तो आप उनका ऑक्यूपेशन भी पूछिए। जो सोल्यूशन है वो तो प्रैक्टिकली होना चाहिए ना। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। द वार्निंग फ्रॉम जोशीमठ, तो देखिए वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे भी कहीं चीज़ें जो आपके लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली उत्तराखंड पे क्वेश्चन आ गया तो उत्तराखंड में ये जो हम आज कैलामिटी देख रहे हैं ये सबसे दर्दनाक दूसरी कैलामिटी है, क्योंकि हम एक बार क्लाउड बर्स्ट देख चुके हैं 2013 के केदारनाथ फ्लड्स। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डर पैदा कर रहा है लोगों के दिल में, वो ये जो पर्टिकुलर लैंड सब्सिडेंस हो रही है वो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। द रीजन ऑल्सो फेसेस फ्रीक्वेंट, अब देखिए ये चीज़ तो जब भी अगर आप जोशीमठ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर लिखेंगे उसमें मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को लिखेंगे ही लिखेंगे, जिसे 1976 में कंडक्ट किया गया था। उन्होंने बोला कि जिस लैंड पे पूरा टाउन बसा हुआ है वो तो सैंड और स्टोन है, वो एक एंशियंट टाइम में लैंडस्लाइड हुई थी, उसका सैंड और ग्रेवल और स्टोन आया, उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा टाउन बना दिया है। ठीक है, तो ये तो माउंटेन की मेन रॉक पे भी नहीं बसा हुआ, तो दिस इज ऑफ कोर्स वेरी थ्रेटनिंग। जब 1976 में ये बात बोल दी, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया, व्हाई वाजंट एनी हीट पेड टू इट? ओके, रिपोर्ट ने ये भी कहा था जो अंडर कटिंग बाय द करंट्स ऑफ अलकनंदा रिवर, वो तो और प्रोन बना देता है इसको डिजास्टर्स के लिए। आपको याद होगा अलकनंदा धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग जोशीमठ में ही आता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद करनी है। ओके, तो ये सारी चीजें, द रिकमेंडेशन द रिपोर्ट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे एंड ओवर टाइम जोशीमठ विटनेस्ड रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एंड अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, डेवलपमेंट कभी भी प्रॉब्लम होती नहीं, अनप्लैंड और अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुई। ठीक है, तो और साथ ही में देखिए ये चीज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी। अभी क्या हुआ, ये जो अभी रिसेंट इवेंट हम देख रहे हैं ना, 2021 को डेट करता है। 2021 में ऋषि गंगा और धौली गंगा ने थोड़ा ओवरफ्लोइंग देखा था। तो जब इन्होंने ओवरफ्लो किया तो काफ़ी क्रैक्स वगैरह इमर्ज हुए। फिर इसके बाद ही ये सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं, अब रेन्स भी आने वाली है आने वाले टाइम में, तो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, डिजास्टर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एवर सिंस जोशीमठ पीपल हैव बीन प्लीडिंग फॉर असिस्टेंस, तब से लेके आप देखिए 2021 से दे हैव बीन सेइंग गिव अस द असिस्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, कोई सोल्यूशन कुछ भी नहीं। अ ब्लाइंड आई वॉज टर्न टू दैम। ओके, टुडे द टाउन फाइंड्स इटसेल्फ कट अप एज इफ स्लैश्ड बाय अ डैगर, जैसे किसी छुरी से बहुत बड़े काट दिया हो, इतने सारे क्रैक जो 1-1 मीटर तक लॉन्ग है। ठीक है, और फुट वाइड उसकी विड्थ है। ठीक है, देयर वर स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन जोशीमठ। दिसंबर 2022 में फाइनली फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुई जोशीमठ में। तो सोचिए आप, 1 साल से भी ज़्यादा लग गया फाइनली सरकार को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी नज़र घुमा के देखने के लिए, अच्छा ओके देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। ओके, तो अब देखिए बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें नेचुरल हैं, अर्थक्वेक्स होती है, ट्रेमर्स हैं, ये तो नेचुरल जगह है, वो जोग्राफिकल रीजन ऐसा सिज्मिक जोन 5 है वहाँ का, तो ठीक है, पर एक ह्यूमन रोल भी तो है। आपको याद होगा नेचुरल फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप अब हमारे पास क्योंकि स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक रीजन है, वो क्या है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ही मेंशन करें अपने आंसर में कि क्या हुआ था। आई विल टेल यू। जैसे यहाँ पे लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 520 मेगावाट एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट हैज परहैप्स डन मोर डैमेज टू जोशीमठ फाउंडेशन देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि हम तो बॉम्ब ब्लास्ट करके, माउंटेन ब्लास्ट करके थोड़े ना हम एक टनल बना रहे हैं, हम टनल को बोरिंग मशीन से कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सेफ होता। लेकिन वो उस बोरिंग मशीन ने काफ़ी एक्विफर इनग्रेस देखा है। आप स्टोन में बेसिकली घुस गए और उसमें से जो भी पानी उसमें ग्राउंड वाटर स्टोर था वो बाहर आ गया। पानी तो और सॉफन कर देगा ना रॉक्स को, तो फिर वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी है, तो काफ़ी बड़ा। और साथ ही में कंस्ट्रक्शन अलोंग द हेलांग बाईपास टू बिल्ड एन ऑल वेदर रोड इज ऑल्सो बिलीव टू। तो ये दो चीज़ें, हेलांग बाईपास और ये जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लिखिए। अब एंड में हमेशा देखिए आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। जब आप माइक्रो जोनेशन प्लान्स की मैं आपकी बात कर रही थी लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आप लिखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट है, ये जोशीमठ रीजन ही है जहाँ पे, उत्तराखंड पूरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। तो धारचूला, कर्ण प्रयाग है ना, भटवारी, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तो आप देखिए कहाँ पे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुई है, कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। कम अप विद अ मास्टर प्लान, प्लीज लेट पीपल नो।
और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए ये इस तरह की चीज़ें मत होने दीजिए। कैपिटॉल मॉडल, ना दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं आप एथिक्स में बहुत लिख सकते हैं, बिकॉज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस यू ऑलमोस्ट गेट अ क्वेश्चन और टू एवरी ईयर, ओके। या वैसे भी एक एग्जाम्पल है आपके लिए। तो क्या हुआ था ना, एक राइट क्रीसेंट बना था। मिस्टर ट्रम्प थे, वो कौन थे, एक और यूके के, आई एम फॉरगेटिंग, बोरिस जॉनसन, ओके। फिर उसके बाद ये जेयर बोल्सोनारो। तो यूएस के ट्रम्प, यूके के बोरिस जॉनसन, और ये ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो। ये तीनों एक क्रीसेंट बनाते थे, एक चंद्रमा राइट विंग का। ट्रम्प चले गए, बोरिस जॉनसन चले गए, अब जायर बोल्सोनारो भी चले गए, ठीक है। तो अब लेकिन जो ट्रम्प ने किया वही, दे वर सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, ये जो जायर बोल्सोनारो, जिन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, अमेजोन फॉरेस्ट पे आग लगने दी, है ना, जिसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। पर तो इस तरह के कैपिटलिस्ट आप कह सकते हैं मैन जायर बोल्सोनारो है। तो अब जो ट्रम्प ने किया वही इनके सपोर्टर्स ने किया, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स ने, ओके। तो कंपैरिजन तो इनएविटेबल है, होना ही था। तो जस्ट 2 साल पहले आप जानते हैं जनवरी 6 2021 को कैपिटॉल रायट्स हुए थे यूएस में, जहां पे ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे, ट्रम्प बार बार ये कह रहा था कि हम इलेक्शन के वर्डिक्ट को नहीं बिलीव करते, इलेक्शन फॉर्श थे, डेमोक्रेट्स नहीं जीते, जो बाइडन नहीं जीता, दिस इज ऑल नॉनसेंस। फिर कैपिटॉल रायट्स हुए कैपिटॉल हिल पे, ठीक है। तो फिर उसको ट्रम्प ने कंडेम करने के बजाय बोला कि बिल्कुल सही किया उन्होंने, तो वो तो सही चीज के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, है ना। अब क्या हुआ है, 2 साल बाद सेम उस तरह की चीज हुई है ब्राजील में। ब्राजील में जो जेयर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को, एपेक्स कोर्ट को, उसकी बिल्डिंग को बेसिकली, और जो भी बाकी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टॉर्म किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिली है। दे sort of rushed into these places, और बहुत सारा वैंडलिज्म हुआ है। द वायलेंस एंड वैंडलिज्म केम जस्ट अ वीक आफ्टर, ये जस्ट एक हफ्ते ही पहले, जब लूला द सिल्वा ने बेसिकली ओथ ली है, शपथ ग्रहण की है प्रेसिडेंट के रूप में, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद हुआ है। प्रेसिडेंट लूला हैज वाउड एक्शन अगेंस्ट द वैंडल्स, नियो फैशिस्ट एंड फेनेटिक्स, एंड फेडरलाइज द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन द कैपिटल। गेट व्हाट इज, अब देखिए बात ये है कि ब्राजील का जो केस है ना, वो यूएस के भी केस थोड़ा सा गंभीर है। क्यों गंभीर है, क्योंकि यूएस में फिर भी देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एंड ऑल वो रिवाइव हो गई है, लेकिन जो जड़ें इतनी गहरी हैं यहाँ पे इस तरह का जो राइटिस्ट पोलराइजेशन की ब्राजील में, तो वो काफी गंभीर है, ठीक है। क्योंकि जो जायर बोल्सोनारो, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हम रिसेंटली देख रहे थे हेट स्पीच के बारे में जो मिनिस्टर्स देते हैं, तो उसमें बीवी नागरत्ना ने भी यही बोला कि जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर इस तरह के कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उन पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपका, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का स्फीयर है जो आपके बोलने से प्रभावित होता है, आपके बोलने पे अपना कंडक्ट डिसाइड करता है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके ऊपर। तो वही चीज अगर मैं यहाँ लिंक करूं, जो जायर बोल्सोनारो ने बोला कि वर्ड्स, उनके एक्शंस, उनकी पॉलिटिक्स, है ना, इस तरह के अथॉरिटेरियन लीडर्स की, वो कहीं ना कहीं बहुत लार्जर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपसे ही प्रभावित होकर उन्होंने किया है जो किया है। वही ट्रम्प के सपोर्टर्स ने किया था और वही इन्होंने भी किया है। व्हेन यू टाइम एंड अगेन क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन ही सही नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी पे ही अपना, जब आप ये कहते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए, तो आपका मतलब ये है कि आप ऑपोजिशन मानते ही ना, आप मानते हैं कि देश ही पूरा आपको प्यार करता है, बस आप ही जीतोगे, तो ऑपोजिशन बकवास है, ये तो कभी जीत ही नहीं सकते। ऐसा कैसे है, मतलब आप डेमोक्रेसी को क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, है ना। तो और फिर आपके इस सेइंग के टेकर्स भी हैं जो ऐसे इवेंट्स करते हैं, रायट्स करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टफ। दिस बिगिंस विद अंडरमाइनिंग द ऑपोजिशंस लेजिटिमेट प्लेस इन अ पॉलिटी, क्योंकि ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार एक कैसी भी हो, पर ऑपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करती है, ठीक है। दिस बिगिंस विद अंडरमाइनिंग द ऑपोजिशंस legitimate place in a polity and even questioning other wings of state such as the judiciary.
Often, as with Bolsonaro, the elected authoritarian draws a line between the will of the majority and the values of pluralism. इनका ये कहना था कि majority से मैं जीत रहा हूँ, है ना, तो majority जो right wingers हैं वो मुझे support करते हैं, बाकी pluralism वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, यही है जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, आप भी बन जाओ मेरे जैसे, बस बात खत्म, ठीक है। दिस इज सीन इन, और आपको ये बात पता होनी चाहिए जो माइनॉरिटीज हैं, जो काफी सोशलिस्ट हैं, जो राइट विंगर्स नहीं है बेसिकली ब्राजील के, उन्होंने लूला दा सिल्वा को सपोर्ट किया है। वर्कर्स हैं जो वहाँ के, है ना, लेफ्टिस्ट बेसिकली पार्टी है लूला दा सिल्वा की। ओके, तो जिसको आप क्वेश्चन करते हो उन्होंने ही सरकार बनाई है, लेकिन बोल्सोनारो हैज ट्राइड टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, ट्रम्प ने तो वहाँ पे ओपनली सपोर्ट कर दिया था, पर यहाँ पे बोल्सोनारो ने कहा है कि मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है इन राइटर्स से, पर मैं कंडेम तो नहीं करूंगा, जो कि अच्छा ही किया इन्होंने, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट, पर इन्होंने कंडेम नहीं किया, बट ही हैज सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द राइटर्स. This is precisely the kind of dog whistle politics that has become a hallmark of a particular kind of populist majoritarian politics, and one which okay, तो ये चीज़ें आप डेमोक्रेसी वगैरह पे कोई एथिक्स में क्वेश्चन आता है, या फिर अगर कोई ऐसे आता है डेमोक्रेसी में हम बहुत ही ब्लॉट देख रहे हैं रिसेंटली एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप इसमें लिखिए, बिल्कुल कैपिटॉल हिल राइट्स लिखिए, आप इसके बारे में लिखिए जो अभी रिसेंटली ब्राज़ील में हुआ है, सो यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस. I am unable to spot where the highlighted article is. Okay, now this is again very important. This is again एक आपको जो point यहाँ पे ethics की case study, क्योंकि ethics की case study तो ये भी आ सकती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर बहुत कुछ देख रहे हैं ना. रिलीजियस कन्वर्जन का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में तक चल रहा है, उसको एक नेशनल इंटरेस्ट पे थ्रेट बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. और फिर साथ ही में नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, नारायणपुर में और गौरा विलेज में जो अभी रिसेंटली हुआ है कि इनवाइट किया गया, जैसे अगर हम गौरा विलेज की बात करें, पर ऑफ कोर्स पहले थोड़ा सा जो क्रिश्चियन ट्राइबल्स थे उन्होंने इनिशिएट किया था थोड़ा बहुत, पर फिर उसके बाद उन्हें इनवाइट किया गया एक मीटिंग में, बाकी सारी जो विलेज की कम्युनिटी थी उनके द्वारा, और फिर जैसे ही इनवाइट किया गया वो आ रही थी सारी फैमिलीज, उन पे पत्थर मार मार के, स्टिक्स मार मार के, और कि तुम फॉरेन रिलीजन फॉलो करते हो, बहुत ऐसे गलत गलत बोल के उनको भगा दिया वहां से, और फिर उन्हें जंगलों में पनाह लेनी पड़ी. तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं. तो कम्युनल वायलेंस, सोशल हार्मनी, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे डेफिनेटली एक एथिक्स की केस स्टडी आ सकती है. तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज ऑलवेज गुड, आप जो एक केस पढ़ते हैं उसके बाद वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स क्या काम कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए पढ़िए, वही आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देगी, क्योंकि उन्हीं की प्रैक्टिकल अप्रोच से चीजें सॉल्व हो रही है ना. आप वो किताबी बातें तो लिख के नहीं आ सकते. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. ओके, तो आप जानते हैं कि नारायणपुर विलेज में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, इनफैक्ट बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी अटैक किए गए थे यहाँ पे. तो ये सब हमने बेसिकली सब कुछ देखा था. तो नारायणपुर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है अजीत वसंत, और वहाँ के जो एसपी हैं सदानंद कुमार, उन्होंने एक मीटिंग को होल्ड किया है, चेयर किया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है विलेज के लीडर्स को बुलाया, बहुत सारे 68 विलेजेस के लीडर्स को बुलाया, उनके लीडर्स को बुलाया और उनको बोला कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेगा, और आप अगर नहीं बताते, आपको, क्योंकि आप विलेज के हेड हैं, अगर आप नहीं बताते कि आपके विलेज में कोई सस्पिशियस, कोई कम्युनल या कोई वायलेंट एक्टिविटी ट्रिगर हो रही है, यू विल हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस एट द अर्लीस्ट. ओके, तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है. ओके, तो ये चीज साथ ही में, वेयर इज इट रिटन, Okay, days after violence broke in, the sister held a meeting of urging them to. तो यहाँ पे basically इन्होंने pledge ली है. The tension between the two communities led to, where is it written, यहाँ पे basically आप देख सकते हैं कि pledge ली है इन लोगों ने कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. You can see the picture, right? All the 68 villagers. Although of course आप इनकी सुनवाई तो करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि हो क्या रहा है, आप इतने agitated क्यों हो गए हैं. फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम वी आर वेरी अनहैप्पी अबाउट द फैक्ट कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रही है. तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रही है तो आप उनको मारने थोड़ा ना लग पड़ोगे,
इसको डायलॉग से, बड़ी सारी बातों से इसको सुलझाया जा सकता है। आपके अगर कम्युनिटी के कोई हेड हैं वो उनसे बात कर सकते हैं, तो आपने तो पत्थर ही मारने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। एज यू नो, जनवरी 1 जनवरी 2 का ये इवेंट है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज लेड टू द विलेज बैशिंग 500 ट्राइबल्स फॉलोइंग क्रिश्चियन फेथ। दीज ट्राइबल्स वर केप्ट। अब देखिए ये जो ट्राइबल्स हैं, एक और चीज़, क्योंकि केस स्टडी में ये भी लिखा हो सकता है, आई जस्ट फॉरगॉट इट, कि 500 ट्राइबल्स जो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो कर रहे थे उनको अटैक किया गया था। ठीक है, तो अटैक तो किया गया, फिर इतना ज़्यादा उनके खिलाफ फिर ये बेसिकली जो 500 के 500 हैं, इनको एक इंडोर स्टेडियम में रखा गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ताकि इनकी जान को खतरा था ना। तो आप ये लिख सकते हैं, कोई एक इस तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग में, इस तरह के कोई स्टेडियम में, ठीक है, इनको रखा जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, लेकिन इनमें से 125 अभी भी हैं जो वहीं पे रह रहे हैं, बाकी तो हैव रिटर्न्ड। तो फिर अगर केस स्टडी में ऐसा ही लिखा है 125 पीपल आर स्टिल रिसाइडिंग इन दैट इंडोर स्टेडियम ओनली, व्हाट वुड यू डू? इन 125 को कैसे वापस भेजेंगे आप? ठीक है, तो 125 लोग जो हैं ये 4 ग्राम पंचायत को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला है हम विलेज में जाएंगे, हम विलेजर्स को कन्विंस करेंगे कि आप प्लीज़ इन्हें यहाँ रहने दें, और यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी वायलेंस ना हो, ग्राम पंचायत के लीडर से बात करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिकली, हमेशा जब भी आपको कोई एक अच्छा एक्शन लेना हो ना, तो आप उस कम्युनिटी के लीडर से बात कीजिए, क्योंकि वो जो बोलेंगे अपनी कम्युनिटी को, कम्युनिटी वो मानेगी। विलेज पंचायत के लीडर से बात कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब एक बहुत जो इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि क्रिश्चियंस को इन 125 लोगों से जब बात की गई कि कभी कि इनके घर पे किसी की डेथ हो जाती है, तो ये विलेज के अंदर उनकी बॉडी को भी बरी नहीं करने देते, तो इनको 7-8 किलोमीटर चल के कहीं और जाना पड़ता है, एक वेकेंट प्लेस ढूंढनी पड़ती है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा है कि हम ये इशू भी आगे ना आए, हम एप्रोप्रिएट एक्शन, क्योंकि ये तो आप नहीं कर सकते, ये तो ह्यूमन राइट है, ये तो मरना भी डिग्निटी से, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, तो हर किसी को हक है ना। राइट टू लाइफ के अंडर ही राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी आता है। तो हेयर ऑफ कोर्स एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यू ब्रॉट दैम अप, प्लेज ली, उनकी सुनवाई की, फिर उन्हें समझाया, परसुएड किया, परसुएशन पढ़ते हैं ना, तो वही सब कुछ यहाँ पे हुआ है। ओके, देखिए कहीं चीज़ें ना एथिक्स में आप अकोमोडेटिव वे में लिख देंगे, लेकिन कहीं चीज़ें वो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ओके, कहीं चीज़ें गलत हैं और कहीं चीज़ें एब्सोल्यूट रॉन्ग होती हैं। Poll panel against parity between age to vote contest. Now this is again very important because election commission has recently been in news for various reasons. Reasons like politicization of election commission, appointment of election commissioners and chief election commissioner, उसमें हम ये सारी चीज़ें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए नहीं फॉलो होता, ऑपोजिशन के लिए फॉलो होता है सिर्फ। और हम क्या देख रहे हैं, हम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देख रहे हैं, है ना, जो माइग्रेंट लोगों अभी तक जो डिसएनफ्रेंचाइज थे उनको एनफ्रेंचाइज करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ा हमने रिसेंटली, इलेक्शन कमीशन स्वीप इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे एक्शंस ले रहा है। सो लॉट ऑफ दिस थिंग। ओके, तो और भी चीज़ देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन से बेसिकली पूछा गया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ना वो पूरे साल काम करती है। जैसे अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, तो उन्होंने ऐसे इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो वोटिंग एज है वो 18 साल है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आप 25 साल के होने चाहिए, है ना, अगर लोकसभा में, और राज्यसभा में 30 साल। तो आपको नहीं लगता कि 18 साल ही कर देना चाहिए या 21 साल कर देना चाहिए? मतलब क्योंकि ये तो कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला जी हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, है ना। तो अब क्यों नहीं लगता, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये सब कुछ तो देख लिया, ऑफिशियल्स पॉइंटेड आउट दैट देयर वर, क्योंकि इस तरह की सजेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आई थी कि जो वोटिंग की एज होनी चाहिए वही कॉन्टेस्टिंग की एज भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज वेरी वेरी मच अगेंस्ट इट। तो उन्होंने इस स्पेसिफिक चीज़ पे एक नया आर्टिकल ही इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल जो 84 आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इस मूव को अपोज करता है। यानी कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि 25 और 30। ठीक है, क्यों किया ऐसा अम्बेडकर ने? उन्होंने बोला देखिए वोट करना अलग बात है, लेकिन आप जब आप समझ रहे हैं सरकार बनाना, पूरे भारत को कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपके पास कोई हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको एक आम आदमी से ऊपर होना पड़ेगा, कुछ इस तरह का सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब 18 साल के बच्चे को क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है? उसको तो बस थोड़े बहुत होता है, जॉब चाहिए, कॉलेज अच्छा मिल जाएगी होता है, तो इस बेसिस पे वोट कर देगा। तो कोई तो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक कोई
अनुभव होना चाहिए। तो यही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। सो दिस वॉज फॉलोड देन ऑल्सो। Okay, legislators have been entrusted with the most crucial and vital role and responsibility of laying down the policies and programs and enacting laws for the country. तो इसीलिए अभी जो है स्टेटस को ही मेंटेन करना चाहिए। 25 और 30 उम्र बिल्कुल सही है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो अगर देखिए कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि बहुत सारे सजेशंस हैं इलेक्शंस को और सही बनाने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये भी एक सजेशन आप लिख सकते हैं, फिर इसका काउंटर खुद ही कर देना लिख के, ठीक है। देयर हैव बीन सजेशंस लाइक दिस बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और फिर खुद ही काउंटर कर देना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपोज किया था। लास्ट 5 years 79% ऑफ न्यू हाई कोर्ट जजेस अपर कास्ट सुप्रीम कोर्ट एंड माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड माइनॉरिटी 2%. Why are we discussing it? Because the government lately, especially किरण रिजिजू जी जो बेसिकली हमारे यूनियन मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म देखा है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे रीजंस की वजह से कि पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, क्योंकि आप लोग एनजैक जैसी कमीशन नहीं बनने दे रहे, आप कोलिजियम सिस्टम फॉलो करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एक और क्रिटिसिज्म कि आप वेकेशन क्यों लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये जो कॉलोनियल लेगेसी है, विंटर वेकेशन पे मत जाइए एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एक और ये चीज़ हमने देखी। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि दैट द गवर्नमेंट सिट्स ऑन द फाइल्स, डज नॉट टेक एनी डिसीजन एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो एक ये तो बहुत सारी चीज़ें हैज़ बिन कमिंग अप रिलेटेड टू। और फिर सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बेल की पिटिशंस क्यों सुनती है। फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बेल ही तो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वो नहीं सुनेंगे तो। और जब सुप्रीम कोर्ट को जो आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, हु इज द सोल गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द अल्टीमेट गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज द सुप्रीम कोर्ट, एंड बेल आफ्टर ऑल इज द बिगेस्ट सिविल एंड फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने कहा कि ये हम कुछ भी निगलेक्ट कर सकते हैं, बेल को तो हम प्रायोरिटी भी रखेंगे। तो बड़े सारे इश्यूज हैं जो सरकार एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, एपेक्स कोर्ट के बीच में अभी हम देख रहे हैं। तो एक और क्रिटिसिज्म आया है सरकार की तरफ से, वो क्या आया है कि जो डाइवर्सिटी है भारत की, वो बेंच पे भी दिखनी चाहिए, ठीक है। जो बेंच बना रहे हैं आप केसेस को सुनने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस को बताया है कि 79% ऑफ ऑल हाई कोर्ट जजेस जो पिछले 5 साल में अपॉइंट किए गए हैं वो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 11% जो लोग हैं वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं। ओनली 2.6% है माइनॉरिटीज से, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2.8% और 1.3% रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ से हमने ये एक देख लिया, ये एक फैक्ट है। अब इसका ओनर्स भी सरकार का कहना है कि ऑफ कोर्स कोलिजियम पे लाई करता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। अब इसका भी कोई ऑफ कोर्स किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ तो एक ठोस बैकग्राउंड है, ठीक है। तो वो क्यों कह रहे हैं हम देख लेते हैं। The appointments of judges to high courts are made under, अब आप जानते हैं हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के तहत होती है। तो कोई कोटा तो फिक्स्ड है नहीं। आपने देखा है कि कोई कोटा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ओबीसीज का जुडिशरी में इस तरह का हाई कोर्ट्स में कोई कोटा नहीं है। ओके, हाई कोर्ट में वो एग्जाम की बात नहीं कर रही जो आप डिस्ट्रिक्ट जजेस की, मैं यहाँ इस लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो 1993 का केस है, ओके, जिसे हम सेकंड जजेस केस कहते हैं, जिसमें कोलिजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था, ऑल्दो 3 मेंबर का कोलिजियम सिस्टम उस समय पे आया था, बाकी जो थर्ड जजेस केस है उसमें 5 मेंबर का मिला था हमें कोलिजियम सिस्टम। लेकिन जब ये 1993 के केस में उन्होंने बोला था कि कोलिजियम होगा, वो अपॉइंट करेगा, तो उन्होंने बोला था अपॉइंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन एक फैक्टर है जो आप कंसिडर करोगे जब आप अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी कितनी रिप्रेजेंटेड है, कितनी नहीं है, क्या रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में कोई बैकवर्डनेस है। सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब द हिंदू के जो बाकी आर्टिकल्स रह गए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। दिस वी हैव डन। ओके, यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, बिकॉज यू विल रीड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड यू विल रन आफ्टर कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्ट थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर यूपीएससी आपसे बेसिक्स पूछ लेगा, वो तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप तो डिफिकल्ट चीज़ है, यूपीएससी इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, राइट, इज द
लार्ज क्या कहते हैं आप उसको, सबसे डिफिकल्ट एशिया का है एंड ऑल ऑफ दैट जो भी आप सुनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप यू विल रन आफ्टर द डिफिकल्ट थिंग्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, पर एक्चुअल में प्रीलिम्स पे बेसिक्स चाहिए और वो आप पढ़ते नहीं। तो ये इसीलिए अगर आपसे प्रीलिम्स में ये पूछ दिया जाए कि what is meant by synchronous census, ओके अब आप सोचेंगे जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो एंड ऑल ऑफ दैट, इतना तो चलिए सब सोच लेंगे। सिंक्रोनस का मतलब ही है, सिंक्रिन का मतलब ही बेसिकली है ही कोऑर्डिनेशन। तो लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होगा जब 3-4 स्टेटमेंट्स उसके नीचे दी होंगी, क्योंकि सेंसस दोबारा डिले हो गया है ना, तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंक्रोनस सेंसस का मतलब है कि सेम दिन नहीं तो सेम ईयर में हर रीजन में कंट्री के सेंसस शुरू होगा, ठीक है, उसे सिंक्रोनस कहते हैं। हर स्टेट में हर रीजन में सेम दिन या फिर सेम साल, उसे हम सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं। पहली बार ये 1881 में हुआ था बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज सिंस हैपेंड एवरी 10 ईयर, जैसे हम डेकेनियल सेंसस कहते हैं हर 10 साल में, पर ऑफ कोर्स 2021 में होना था, अभी तक तो नहीं हुआ है। डेकेनियल सेंसस इज कैरिड आउट बाय लैक्स ऑफ एन्यूमरेटर्स एम्पैनल्ड एंड ट्रेन्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2 phases। 2 फेज में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर ये तो आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंसस होता है कंडक्ट वो 2 फेजेस में होता है। पहला फेज होता है हाउसिंग सेंसस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी बेसिकली आप कह सकते हैं पॉपुलेशन, सोशो इकोनॉमिक पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो पहला पेज जब मैंने हाउसिंग सेंसस का कहा, तो उसमें क्या होता है कि हाउसिंग कंडीशंस क्या है, हाउस होल्ड एमिनिटीज एसेट्स क्या हैं जो आप होल्ड करते हैं, है ना, ये कहाँ जमीन है, ये सब वगैरह, ये बेसिक चीज होती है। ओके तो ये होता है पहला फेज हाउसिंग सेंसस। दूसरा फेज क्या है, पॉपुलेशन पे डेटा कलेक्ट होगा, कितना पॉपुलेशन, कितने कम्युनिटी को बिलोंग करता है, माइनॉरिटी दिस दैट। हमने माइनॉरिटी का भी सेंसस रिसेंटली देखा था, जैन माइनॉरिटी कितने परसेंट है ना। तो ये सारी चीजें, तो एडुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो सेकेंड फेज में होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द 2021 सेंसस बीन डिलेड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कितनी बार डिले हो गया है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेंसस कंडक्ट कैसे किया जाता है। सेंसस इज स्टिल कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रीडेट करता है। 1950 में आया था ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नोटेबली द एक्ट डज नॉट बाइंड द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द सेंसस ऑन अ पर्टिकुलर डेट और टू रिलीज इट्स डेटा इन नोटिफाइड पीरियड। तो अगर ऐसा लिखा है कि हर 10, अब ना ऐसी स्टेटमेंट आ गई अगर प्रीलिम्स में कि जो सेंसस एक्ट 1948 है वो मैंडेट करता है सरकार को कि आप 10 साल के अंदर अंदर एक सेंसस होल्ड करें ही, तो वो गलत है, क्योंकि इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं लिखी, कोई ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई कि इतने में निकालना ही निकालना है सेंसस। ओके तो ये चीज़, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिले। अब देखिए ये जो सेंसस डिले हो रहा है ना, इस पर आप बहुत सारे एडिटोरियल्स देख रहे होंगे कि ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए अब 2011 को गए भी पता नहीं कितना टाइम हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, दुनिया इधर की उधर हो गई, कोविड आ गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ठीक है, 2011 को गए हुए इतना समय हो गया। तो अभी भी हम उसी डेटा को हर जगह, और कई कई चीज़ों में तो उसके डेटा को भी नहीं यूज़ कर रहे। तो बहुत सारा अपडेट करने की ज़रूरत है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, सर्वेज हैं बहुत सारे जो इसके बेसिस पे कंडक्ट होने चाहिए, जो अभी रिसेंटली जो डेटा हमें मिले पॉपुलेशन का, पर अब नहीं हो रहा। हम आज भी जो पोल प्रोमिस भी हो रहे हैं 2011 के सेंसस पे, इतने प्रतिशत आबादी दिस एंड दैट, है ना, तो गलत है। ओके द गवर्नमेंट शुड टेक अ क्विक कॉल एंड डिले इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। Okay, besides from the last census in 2011 often becomes unreliable and affects those who do not and okay, तो ये चीज़ है कि अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, फूड सिक्योरिटी एक्ट की 2013 के, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को खाना मिलता है इसमें ना, सब्सिडाइज रेट पे अभी तो फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। तो ये टोटल हो जाता है 67% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ओके तो अब देखिए आप खुद सोचिए 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन वाज अबाउट 121 करोड़ एंड द पीडीएस बेनिफिशियरीज वर अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़। हाउएवर इकोनॉमिस्ट्स से कि population growth over the last decade means that if 67% ratio is applied to 2020's projected population of 137 crore, PDS coverage should have increased to over 92 करोड़ people। तो 80 करोड़ लोगों को मिल रही है, 92 करोड़ लोगों को मिलनी चाहिए, 12 करोड़ कहाँ गए, आप समझ रहे हैं। ओके तो ये दिक्कत है। तो आपको याद होगा तेलंगाना में एक्चुअली जो ये 12 करोड़ वाली पॉपुलेशन है ना, इनको भी मिलता है फ्री पे। तो ये कई कई चीज़ें फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे करती हैं। ओके
कन्वर्जन अ सीरियस इशू शुड नॉट बी गिवन पॉलिटिकल कलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में अब यहाँ पे कुछ है नहीं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर। तो तमिलनाडु ने कहा कि हमारे यहाँ से तो एक भी केस नहीं आया आज तक, हमारे यहाँ रिलीजियस कन्वर्जन होती ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, सब मिलजुल के सेक्युलर तरीके से रहते हैं। तो आप ये सब ना कीजिए, है ना, हमको बेफालतू पोलिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि जो बेसिकली पिटिशनर हैं उपाध्याय जी, वो कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है एंड ही इज ऑलरेडी फेसिंग अ केस ऑफ डिसीजन, ही इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यू शुडंट बी गेटिंग इनटू रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ आवर स्टेट। तो मिस्टर शाह ने कहा, जो बेंच को लीड कर रहे हैं रिलीजियस कन्वर्जन वाले, उन्होंने बोला देखिए हमें ABC स्टेट से कोई मतलब नहीं है, आपके स्टेट में नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हो रहा है तो ये इट इज़ बैड। ओके, तो हमको पूरे भारत में ये कंसर्न है, हम उस तरह से देखेंगे, पॉलिटिकल कलर आप दे रहे हैं, एडवोकेट नहीं दे रहे, ये इन्होंने बेसिकली कहा है। There's nothing much into it. Make in India initiative in defense is not isolationist. Okay, what is it? तो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जब हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बनेगा और हम सबको एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, नहीं, हम तो बात करते हैं कि हम साथ में प्रोड्यूस करेंगे, को प्रोडक्शन, जॉइंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। इट इज़ नॉट आइसोलेशनिस्ट in whatsoever manner. We definitely and genuinely care for the global south, what their needs are. We sort of customize our products on their demands. Okay, so a lot of this, the national efforts towards make in India in defense manufacturing are neither isolationist nor are they just meant for India alone. Okay, तो यही चीज़ उन्होंने कहा है, मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं कंज्यूम इन इंडिया भी, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए भी बना रहे हैं। On India's G20 presidency, he said that the endeavor was to build consensus within the G20 and shape the agenda for a more secure, prosperous, sustainable and just world. तो ये चीज़ तो आप बहुत बार सुन लेंगे हर जगह से, तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, को प्रोडक्शन का मॉडल, को डेवलपमेंट का मॉडल, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं। हम रशिया के साथ कितनी सारी चीज़ें जॉइंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कनाडा के साथ इन्वॉल्व है, यूके के साथ इन्वॉल्व है, फ्रांस के साथ इन्वॉल्व है। वी एनविसाज द G20 प्रेसिडेंसी एज एन ओकेजन टू शोकेस इंडिया टू द वर्ल्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई सिंसियरली रेकमेंड टू यू कि आप जब भी इंडिया के ऊपर इस तरह की या G20 पे कोई आंसर आया है, G20 बताओ, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक्सपेक्ट कीजिए कि एक क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से अलग क्वेश्चन आएगा, G20 के परस्पेक्टिव से अलग क्वेश्चन आएगा, GS1 में कुछ और ही आ सकता है, तो प्रिपेयर करके जाइए। तो हर किसी का कंक्लूजन में लिखिए दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इंडिया टू द वर्ल्ड। हमारे जो 3 Ds हैं, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, आई अगेन रिपीट, डेवलपमेंट, democracy and diversity. Okay, now since it is being said by a union minister and that too of a very high stature, तो ये basically आपके लिए it holds currency. Okay, डिफेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, इट इज ग्रोन बाय अबाउट 8 times इन लास्ट 5 years, और हम अब फाइनली 75 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑफ कोर्स दिस स्पीक्स हाईली ऑफ इंडियाज डिफेंस स्टैचर, और हमको अब रिलायबल ट्रस्टवर्दी माना जा रहा है इस चीज़ में। State government's power to form committee on UCC cannot per se be challenged by Supreme Court. Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा है कि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट UCC पे कमेटी बना रही है तो ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज़ विद इन देयर पावर। क्यों कहा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो UCC जैसी चीज़ें हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। देखिए, आप आर्टिकल 44 पढ़ते हैं DPSP, जिसमें ये लिखा है कि स्टेट का एंडेवर होना चाहिए कि वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है दिमाग में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी कंट्री में लेके आना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसकी एंट्री 5 है, यू प्लीज लर्न इट। ओके, एंट्री 5 है, वो मैरिज, डिवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, अडॉप्शन, इस तरह की सक्सेशन, जॉइंट फैमिली, पार्टीशन, इस तरह की चीज़ों से, आइटम से डील करता है। तो बिल्कुल, है ना, तो कहीं ना कहीं UCC पे अगर यूके लॉ लेके आएगी, यूके इन द सेंस उत्तराखंड, ठीक है, तो या फिर गुजरात लेके आ रही है, तो ये इट इज़ वेल विद इन देयर पावर्स, nobody can interfere. Okay, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। Supreme Court on Monday held that a state government's authority under the Constitution to form a committee to examine the implementation of UCC cannot per se be challenged. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, क्योंकि इन्होंने बोला है आर्टिकल 162 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि अगर एक स्टेट के पास किसी पर्टिकुलर मैटर पे लेजिस्लेटिव पावर है, जो हमने कॉन्करेंट लिस्ट में देख ली अभी एंट्री 5 में, तो उस पर एग्जीक्यूटिव पावर भी है, यानी कि जो कमिटी आप बना रहे हैं अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली।
Okay, now I think we are left with one last article of the day. ओके, इंडिया ब्रिटेन साइन एंड एक्सचेंज लेटर्स फॉर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। तो ये चीज़ आपको पता है, G20 बाली समिट पे जब मिस्टर मोदी और ऋषि सोनक मिले थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये हम बेसिकली साइन करने वाले हैं, तो फाइनली ये साइन हो गई है। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर आप 18 से 30 साल की उम्र में बिलोंग करते हैं, आपके पास एक डिग्री है, आप रहने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं, आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं 2 साल यूके में, या यूके वाले लोग 2 साल के यहाँ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। वीज़ा रिजीम लिबरलाइज कर दिया गया है। तो ये बेसिकली इसका नाम आप ज़रूर लिख सकते हैं, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। जब मैं आपको प्रवासी भारतीय दिवस में बता रही थी कि यूथ के लिए क्या किया जा रहा है, तो ये चीज़ें की जा रही हैं। 3000 इंडिविजुअल्स पर ईयर बेसिकली उनको एक्सचेंज वीज़ाज मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ओके, ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो।